हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे कॉन्सेप्चुअल्स ऑफ गॉस थ्योरम। उनकी डिस्कशन करेंगे, सामने क्वेश्चंस आते जाएंगे, हम लोग उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। जो लिखने वाले होंगे वो मैं लिख को करूंगा, बाकी थ्योरी वाली एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक नंबर 1.32 कॉन्सेप्चुअल्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गॉसियन सरफेस फॉर अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन सरफेस एक क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस होती है जिसके हर पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मानते हो, सेम लेते हो, उस हिसाब से बनाते हो। मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसके सिमेट्रिकल होगी गॉसियन सरफेस। सेकंड, इफ कूलम्स लॉ इन्वॉल्व 1/r क्यूब डिपेंडेंस वुड द गॉस लॉ स्टिल होल्ड। नो रीजन। जब गॉस को प्रूव करते हो तो 4πr² होता है, r² कट जाता है। अगर कूलम लॉ में r क्यूब होता तो r² कैंसिल नहीं होता। सो इसीलिए आपका कूलम्स लॉ होल्ड नहीं करता अगर 1/r क्यूब की डिपेंडेंस होती। Third question, electric flux through a closed surface is zero. What do you mean by it? It means that the total charge enclosed by the surface is zero. It does not mean that there is no charge. It means that the total charge enclosed by the surface is zero. Fourth, does the charge outside the Gaussian surface contribute to the total electric flux? No, the electric flux is only contributed due to charge enclosed by the Gaussian surface. Question 5, a sphere S1 of radius R1 encloses a charge Q. If there is another concentric sphere or S2 radius R2, there no additional charge, ratio of flux. आंसर होगा 1:1। देखो सामने S1 है, ये S2 है, यहां पे चार्ज है Q, तो S1 से फ्लक्स कितना हुआ Q/ε0। S2 से फ्लक्स कितना होगा Q/ε0। कोई और एडिशनल चार्ज है ही नहीं। सो S1 और S2 से फ्लक्स का रेशियो कितना हो गया 1:1। ठीक जी, आ जाते हैं क्वेश्चन 6 पे। 6 कह रहा है, सरफेस एंक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल, व्हाट कैन यू से अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आंसर होगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज इक्वल होता है। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। 7th, रिप्रेजेंट ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है σ/2ε0। इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस का ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, इट डज नॉट वेरी विद डिस्टेंस, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, आ जाते हैं क्वेश्चन 8 पे। द प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा आर केप्ट एट डिस्टेंस डी। देखो, एक है प्लस सिग्मा, एक है माइनस सिग्मा। गॉस थ्योरम का सबसे आखिरी क्लास का सबसे आखिरी वाला एग्जांपल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0, याद है आउटसाइड द प्लेट 0 होती है, और बीच में कितनी होती है σ/ε0। तो बी पे कितनी हो जाएगी σ/ε0। गॉट इट, शो करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9, S1 and S2 are two hollow concentric spheres enclosing charge Q and 2Q respectively. What is the ratio of the flux through S1 and S2? S1 से फ्लक्स होगा Q/ε0, S2 से फ्लक्स होगा 3Q/ε0। रेशियो हो गया 1:3। सेकेंड पार्ट, हाउ इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन S1 चेंज। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 आप इंट्रोड्यूस कर दो, ε0 की जगह आ जाएगा 5 टाइम्स ε0। सो क्या आंसर होगा 1/5 हो जाएगा फ्लक्स। क्वेश्चन 10, a point charge 10 microcoulomb is placed at distance 5 centimeter directly above। इस तरह से शीट है, इसके 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव आपने रख दिया। कंस्ट्रक्ट करो एक क्यूब, इस क्यूब के बिल्कुल मिडल में ये चार्ज हो गया 5 सेंटीमीटर, टोटल 10 था, बिल्कुल मिडल में हो गया। सारे फेसेस से फ्लक्स जाएगा टोटल Q/ε0। 6 फेस होते हैं, तो एक फेस से कितना जाएगा Q/6ε0। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर दैट एनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड होगा 0, फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। 12th, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2Q and +Q आर लोकेटेड एट इतना इतना। बनाते हैं इसको, एक है A0 पॉइंट, एक है 4A0, 4A,0 पॉइंट। यहां चार्ज है -2Q, यहां चार्ज है +Q। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी चार्ज टू स्फीयर ऑफ रेडियस 3A सेंटर्ड एट ओरिजिन। 3A मतलब ये +Q वाला बाहर चला जाएगा, सिर्फ -2 वाला -2Q एनक्लोज्ड हुआ।
फ्लक्स हो जाएगा -2q/ε0। गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 12। 13th, a charge q is placed at the center of the cube. What is the electric flux through each phase? अभी ऐसा किया, q/6ε0। 14th, charge q is placed at the center of the cube of side L. What is the electric flux passing through two opposite phases? एक फेज से q/6 है तो दो से कितना होगा, q/3, डबल हो जाएगा, q/6ε0 into 2, आंसर हो गया q/3ε0। 15th, फिगर शोज 3 चार्जेस हैं इसमें। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कंट्रीब्यूशन थ्रू S? कितना होगा, चार्ज एनक्लोज लोगे, एनक्लोज चार्ज कितना है, 2q है और -q है, तो टोटल कितना हो गया, q/ε0। कितने क्यूट से छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, 5 मिनट में 15 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, क्वेश्चंस बहुत जल्दी होते हैं। आ जाते हैं 16 पे। 2 protons A and B are placed between 2 parallel plates having potential difference V। ये आगे समझाऊंगा, अभी ध्यान रखो बीच में पैरेलल प्लेट्स है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है q/ε0। ध्यान है ये बात, q/ε0। और 2 प्रोटॉन्स हैं, दोनों पे इक्वल फोर्सेस लगेगी क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, कहीं पे भी चार्जेस हो फील्ड कांस्टेंट होगी तो Q into E सेम होगा। ठीक है जी, आ जाते हैं 17th पे। A particle of mass इतना is kept over a large horizontal sheet of charge density इतना। एक लार्ज हॉरिजॉन्टल शीट है, इनफाइनाइट शीट है, इसका सिग्मा दिया है 5 × 10⁻⁵। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पार्टिकल को ऐसे हवा में लटका दिया, इसका मास दिया हुआ है 9 × 10⁻⁵। इसको चार्ज क्या देंगे कि ये गिरे ना, गिरे ना का मतलब इसके वेट को इसकी फील्ड बैलेंस करेगी। फील्ड क्या होगी, Q into E, फोर्स हो जाएगी Q into E। सो QE किसके इक्वल होना चाहिए, mg के इक्वल। यहां तक कोई डाउट? इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक शीट है, उसकी कुछ फील्ड है, यहां पे एक बात मास को लटका दिया, मतलब उसके वेट को वो बैलेंस करेगा। वेट है mg और फोर्स है कितना, QE, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सो शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, σ/2ε0। सो चार्ज की वैल्यू आ गई mg into 2ε0 डिवाइडेड बाई q। वैल्यू डालो 9 × 10⁻⁵। g की वैल्यू 9.8, g 10 तो नहीं बोला, नहीं बोला, g की वैल्यू 9.8, 2 पता है, इलेक्ट्रिक ε0 8.85 × 10⁻12 और चार्ज की वैल्यू दी है, चार्ज की वैल्यू तो निकालना था, ये क्या नीचे कर रहे हैं, सिग्मा है, सॉरी नीचे 5 × 10⁻5 हो जाएगा कैलकुलेट। समझ में आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 17। 18th पे आते हैं। 18th भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट ऑफ सरफेस डेंसिटी इतना, डायग्राम गिवन है, ये प्लेन शीट है, इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट नहीं भी हो, जो भी हो, बड़ी शीट है, सिग्मा दिया है 2 × 10⁻17। Electric field intensity at a point 5 millimeter away on the sheet towards left. Okay. 10 सेंटीमीटर का है ये, 5 मिलीमीटर बहुत पास होगा। ये शीट है, देखो इधर पॉइंट है तो इसके लिए फाइनाइट शीट हो गई, बट अगर पॉइंट को मैं बिल्कुल इससे पास रखता हूं तो इसके लिए तो ये, अगर मेरे इतनी पास एक शीट है तो वो छोटी भी होगी तो मेरे को ऊपर यूं करना पड़ेगा, तो मेरे लिए वो इनफाइनाइट की तरह काम करेगी। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी σ/2ε0। सिग्मा दिया है 2 × 10⁻17, ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। कैलकुलेट हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा है गिवन अ स्ट्रेट लाइन विद 3 पॉइंट्स x, y and z एट 50 सेंटीमीटर पे। अब ये दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर तो नहीं, 10 है, 50 है, इधर है, इसमें x, y and z 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, y और z एज के पास है, सॉरी x और z, और y लगभग मिडिल में है। एट विच फील्ड द पॉइंट ड्यू टू रिमेन सेम एज दैट ऑफ पॉइंट है। तो y के लिए आप फिर भी कह सकते हो कि ये बड़ी शीट का काम करेगी, x और z के लिए नहीं, क्योंकि x के लिए तो एक एज है ना सामने, इसके लिए सामने है, इनफाइनाइट शीट थोड़ी ना हुई। तो a पे जो फील्ड है वो लगभग y की फील्ड, y पे जो फील्ड होगी उसके इक्वल होगी, x और z पे नहीं होगी, क्योंकि x और z के लिए वो इनफाइनाइट शीट की तरह काम नहीं करेगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19।
19 कह रहा है चार्जेस इतना एंड इतना आर लोकेटेड एट A00 4A00 इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दीज चार्जेस concentric spheres of radii 2a and 8a centered at origin. जब 2a पे करूंगा तो सिर्फ A00 वाला चार्ज एनक्लोज्ड होगा, तो उसमें आंसर हो गया 2q बाय एप्सिलॉन नॉट। और जब 8a करूंगा तो दोनों चार्ज एनक्लोज्ड हो गए, तब हो गया q बाय एप्सिलॉन नॉट 2q माइनस q। ठीक है, रेशियो कितनी आ गई 2:1। आ जाते हैं 20th पे। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, ऑप्शंस दी हुई हैं, वोल्ट पर मीटर नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। न्यूटन पर कूलम यस, तो न्यूटन फ्लक्स की सॉरी बोल रहा है, ये भी उसकी होती है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सी पार्ट इज द आंसर। 21 पे आ जाए। कंसिडर अ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन फिगर। When calculating the flux of the electric field over the spherical surface, the electric field due to किसके लिए कंसिडर करोगे बेटे? फ्लक्स के लिए टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट करते हो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबकी लेते हो ना। अब कोई चार्ज आउटसाइड है तो फील्ड तो उसकी भी है, एंटरिंग और लीविंग बराबर हो गई तो ओवरऑल इफेक्ट जीरो हो गया, बट फील्ड तो सभी की कंसिडर करते हो। सो फ्लक्स में आप क्या करोगे? एक मिनट। व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द स्फेरिकल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसकी लोगे? तीनों की। अगर बोला होता फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए टोटल चार्ज कौन सा लोगे, तब आप बोलते हो सिर्फ एनक्लोज्ड। बट अगर फील्ड के लिए बोला तो सबका लोगे, एक की कैंसिल आउट हो जाएगी। गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 21। लेट्स मूव ऑन टू 22। Total electric flux coming out of a positive unit positive charge put in the air is क्या होगा? 1 by epsilon naught। यूनिट चार्ज है तो Q क्या हो गया? 1 divided by epsilon naught। 23rd, in a system n electric dipole are placed in a closed surface। टोटल फ्लक्स कितना होगा? 0। हर डाइपोल के लिए टोटल चार्ज क्या हो गया? 0। तो जितने मर्जी डाइपोल रख लो, सबका टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड हमेशा क्या हो जाएगा? 0। लेट्स मूव ऑन टू 24। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस ऑफ कंडक्टिंग होलो स्फीयर इज इतना। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर, कुछ भी हो आंसर होगा 0। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बाहर से कोई मतलब ही नहीं है। 25, the surface densities on the surfaces of two charged spherical conductors of radii R1 and R2 are equal। surface densities हैं, बनाते हैं। surface densities on the surface of two charged spherical conductors of radius R1 and R2। एक R1 रेडियस है, एक R2 रेडियस है। कौन सा बड़ा कौन सा छोटा कुछ नहीं बोला। surface densities equal है, मतलब Q1 by 4 pi R1 square is equal to Q2 by 4 pi R2 square। ठीक है जी। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एट द सर्फेसेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको याद है, एक और तरीका किया था। एक तरीका तो ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो फर्स्ट की और सेकंड की, वो हो जाएगा KQ1 by R1 square डिवाइडेड बाय KQ2 by R2 square। KQ कट गया, Q1 by R1 square Q2 by R2 square के इक्वल है, आंसर आ गया 1:1। एक और तरीका आपको याद है, कंडक्टिंग सरफेस के उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों की सिग्मा इक्वल है तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इक्वल। दोनों तरीकों से सोच सकते हो। आ जाते हैं 26 पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज 0 इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर। नहीं, चार्ज्ड है तो आउटसाइड 0 नहीं होगा। बी, मैक्सिमम इनसाइड द स्फीयर एंड 0 आउटसाइड। गलत, बाहर होगा, अंदर नहीं होगा। सी, 0 इनसाइड द स्फीयर एंड डिक्रीजेस आउटसाइड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बिल्कुल ठीक। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता आउटसाइड, तो अंदर 0, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आ जाते हैं 27 पे। रेडियस ऑफ अ होलो स्फीयर इज r एंड अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर। ये होलो स्फीयर है, आपने Q चार्ज सेंटर पे रख दिया। If the radius of the sphere becomes half and the charge also becomes half, then the value of the emerging flux कितना होगा? Q by 2 epsilon naught। रेडियस पे डिपेंडेंट ही नहीं है स्फीयर के,
फ्लक्स कितना हो जाएगा, पहले Q बाय एप्सिलॉन नॉट था, अब हो जाएगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आ जाते हैं 28 पे। 28 कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ओके, फर्स्ट वाले पे कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, सेकंड वाले पे Q बाय एप्सिलॉन नॉट, थर्ड पे Q बाय एप्सिलॉन नॉट, फोर्थ पे Q बाय एप्सिलॉन नॉट। शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता, तो डी ऑप्शन इज द आंसर, सेम फॉर ऑल द फिगर्स। आ जाते हैं 29th पे। 29th क्वेश्चन कह रहा है 5 चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस। ओके जी, डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। The Gauss law in figure this, which of the following statements is correct? Okay, electric field in the left hand side of the equation will have the contribution from Q1, Q5 and Q1, Q5 and Q3, while Q1, Q2 होगा, Q1, Q2, Q3, while Q on the right hand side has a contribution due to Q2 and Q4. बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो सबकी वजह से होती है, फ्लक्स में कौन सा लेते हो, सिर्फ इनसाइड वाला, तो ऑप्शन ढूंढ लो बी ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल हैव द इक्वेशन ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ड्यू टू ऑल द चार्जेस, और राइट साइड पे Q2, Q3, खत्म, सिर्फ यही। इलेक्ट्रिक फील्ड में सबका कंट्रीब्यूशन होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट में सिर्फ किसका कंट्रीब्यूशन होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू 0 ओवर सरफेस, मतलब फ्लक्स 0, मतलब टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इज 0। सो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज 0, गलत, इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं है, फ्लक्स 0 होगा। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, गलत। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू द लीविंग, बिल्कुल ठीक, टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा इस केस में। ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी आउटसाइड द सरफेस, ये जरूरी नहीं है, और टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, ऑल चार्जेस नेसेसरली आउटसाइड नहीं, तो इसका सी और डी दोनों लिखा हुआ है, बट आंसर सी होना चाहिए, ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी आउटसाइड नहीं होगा, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 31, इफ देयर वर ओनली वन टाइप ऑफ चार्जेस इन द यूनिवर्स, सिर्फ एक टाइप का चार्ज हो यूनिवर्स में, देन इंटीग्रल E डॉट ds not equal to 0 on any surface, integral E dot ds equal to 0 if the charge is outside the surface, integral E dot ds could not be defined, गलत है, ये C तो पक्का गलत है। Integral E dot ds is Q by epsilon naught, charges of magnitude Q were inside the surface, D भी ठीक है, B भी ठीक है, A इंटीग्रल E dot ds equal to not equal to 0, ये गलत है, अगर चार्ज एनक्लोज नहीं है तब तो 0 ही होगा ना, तो बी और डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। कंसिडर एन आर्बिट्ररी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट नल पॉइंट, नल पॉइंट माने न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, शो दैट इक्विलिब्रियम ऑफ द टेस्ट चार्ज इज नेसेसरली अनस्टेबल, नेसेसरली अनस्टेबल। अब अनस्टेबल इसको शो कैसे करना है, आपको याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो होता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, हर ओरिएंटेशन में स्टेबल नहीं होता, किसी ना किसी में अनस्टेबल जरूर होगा। ऐसा क्यों है, इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं। सामने ही आ रहा है आंसर, मैं उसको पढ़ूंगा, पर पहले आप समझो कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब। मैं क्या मान लूंगा, उल्टा मैं मान लूंगा कि वो हर डायरेक्शन में स्टेबल है, और फिर उसे गलत प्रूव कर दूंगा। कैसे, कह रहे हैं सपोज द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट द नल पॉइंट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम अंडर ऑल कॉन्फ़िगरेशंस, सिंस द स्टेबल इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स रिस्टोरिंग फोर्स, कहीं पे भी आप डिस्प्लेस करोगे हर तरफ से रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, देयरफॉर टेस्ट चार्ज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली इन एनी डायरेक्शन विल एक्सपीरियंस रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द नल पॉइंट। किसी टेस्ट चार्ज को अगर मैं इधर डिस्प्लेस कर रहा हूं तब भी वो सेंटर की तरफ आ रहा है, ऊपर कर रहा हूं तब भी सेंटर की तरफ आ रहा है, इधर कर रहा हूं तब भी सेंटर की तरफ आ रहा है, इधर कर रहा हूं तब भी सेंटर की तरफ आ रहा है, मतलब यहां पे चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का मतलब सेंटर की तरफ हो गई ना, तो यहां पे एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ना, बट यहां पे तो कोई चार्ज ही नहीं पड़ा, क्योंकि टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0। देखो वही बोला है, दैट इज ऑल फील्ड लाइंस नियर द नल पॉइंट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नल पॉइंट, दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज अ नेट इनवर्ड फ्लक्स, नेट इनवर्ड फ्लक्स हो, तो नेट इनवर्ड फ्लक्स क्या होगा, बाय द गॉस थ्योरम द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस एनक्लोजिंग नो चार्ज मस्ट बी 0, पर हम कह रहे हैं यहां पे चार्ज है, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो गड़बड़ क्या होगी, जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस आ रही होंगी उतनी जा भी रही होंगी,
तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगा। टोटल फ्लक्स जीरो होने का मतलब चार्ज इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, जीरो। सो अगर वो इस तरफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो ये अनस्टेबल होंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे अगर मैंने किया, मेरे एग्जांपल में लेफ्ट साइड में गया तो वो रिस्टोर हो गया, राइट साइड पे गया तो वो और दूर चला गया इस एग्जांपल में। तो इसका मतलब एक तरफ अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम पे तो दूसरी साइड वो क्या होना चाहिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। गॉट इट? सो ये सारे इसके कॉन्सेप्चुअल्स थे, आपको अच्छे से रिवाइज करने, अपने हाथ से सारे क्वेश्चन करने, कोई डाउट आए तो क्लास में पूछने। दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।